Welcome back, dear aspirants. So today we will discuss here objective questions related to kids. ओके सो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि चैनल के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल जाए। DSSB TGT और PGT के स्टूडेंट्स के लिए लाइव क्लास अरेंज हो रही है चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना इसीलिए ज़रूरी है। एवरी मॉर्निंग 10 AM ऑन मंडे आपको यहाँ पर DSSB TGT और PGT जो भी फुल सिलेबस है उससे रिलेटेड क्लासेस मिलेंगी जिसमें ग्रामर प्लस वोकैब प्लस लिटरेचर के क्वेश्चंस होंगे। स्टे ट्यून्ड ऑन चैनल जिससे कि कोई भी चैनल के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। यहाँ पर आपको PDF और ऑल सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, DSSB के लिए ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और जितने भी फैक्ट्स हैं उन्हें अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन किड्स और उनके वर्क्स और उन पर जो क्रिटिसिज्म है उसे यहाँ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Keats might have become a critic as he might have become almost anything good, but I do not think he was one. ये किसने उन पर कमेंट किया है कि कीट एक क्रिटिक हो सकते थे या फिर वो कुछ अच्छा भी कर सकते थे, मुझे नहीं लगता कि वो एक क्रिटिक थे। तो इस तरह का कमेंट उन पर किसने किया है? ऑप्शंस आर प्रोफेसर सेंट्सबरी, लॉन्ग, सैमसन या नन ऑफ दीज। तो ये कमेंट उन पर प्रोफेसर सेंट्सबरी ने किया है। ये जो प्रोफेसर थे इन्होंने कीट्स के वर्क को अप्रिशिएट भी किया है और क्रिटिकली भी उन पर कमेंट्स किए हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रोफेसर सेंट्सबरी ने कीट्स को एनालाइज करते हुए बोला है कि कीट एक अच्छे क्रिटिक भी बन सकते थे और वो कुछ अच्छा भी कर सकते थे। तो इस तरह की लाइन्स सेंट्सबरी ने उनके लिए यूज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Oh, for a life of sensations rather than of thoughts, who said? किसने कहा है ये कि जो लाइफ है वो सेंसेशंस से है यानी कि संवेदनाओं से है, थॉट्स के बजाय। थॉट्स से लाइफ नहीं है। तो इस तरह की जो वर्ड्स हैं वो शेली, लैम, वर्ड्सवर्थ या कीट्स, ये जॉन कीट्स के वर्ड्स हो जाते हैं। ये जो फ्रेज है ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशंस रादर देन ऑफ थॉट्स यानी कि सेंसेशंस का होना लाइफ में थॉट्स के बजाय, ये फ्रेज उन्होंने अपने एक लेटर जो उन्होंने अपने फ्रेंड बेंजामिन बेले को लिखा था ऑन November 22, 1870 में, उसमें ये थॉट जॉन कीट्स ने दी थी कि थॉट्स के बजाय लाइफ में जो सेंसेशंस हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Poetry should surprise by a fine excess, and if poetry should come not as naturally as the leaves of a tree, it had better not come at all. These lines are from the pen of. कि जो पोइट्री है शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस, कि उसको फाइन एक्सेस के लिए सरप्राइज होना चाहिए। इफ़ पोइट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली, अगर पोइट्री नेचुरली नहीं आती है एज द लीव्स टू अ ट्री, जैसे कि एक पेड़ पर पत्ते आते हैं, इट हैड बेटर, तो अच्छा होगा, नॉट कम एट ऑल, कि वो बिल्कुल भी ना आए यानी कि पोइट्री बिल्कुल भी ना करे। ये किसके पेन से लिखा गया है? ऑप्शंस आर शेले, अर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ या कीट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कीट्स। कीट्स ने बोला है कि पोइट्री जो है नेचुरल है, अगर वो आपको नेचुरली नहीं आती है तो उसे करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कीट्स मानते थे कि पोइट्री जो है नेचुरली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट बिलीव्स इन फाइन एक्सेस इन पोइट्री एंड एडवाइज द अदर। कीट्स जो है जो पोइट्री है उसके फाइन एक्सेस में बिलीव करते थे और दूसरों को भी वो एडवाइस करते थे। क्या एडवाइस करते थे? यू आई एम श्योर। ये जो यहाँ पर यू इन्होंने बोला है ना, ये अदर्स जो पोएट थे स्पेशली शेली जो थे उनके लिए बोला है। ठीक है, यू आई एम श्योर विल फॉरगिव मी फॉर सिंसियरली रिमार्किंग, श्योर आप मुझे ऑनेस्टली माफ़ कर देंगे, और दैट यू माइट कर्ब योर मैग्नेनिमिटी, यानी कि आप अपनी मैग्नेनिमिटी यानी कि जो आपकी उदारता है, आपकी जो काइंडनेस है, आप उसे रोक दें, एंड बी मोर ऑफ एन आर्टिस्ट, और आप एक आर्टिस्ट बने बस, एंड लॉर्ड एवरी रिफ्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विद और सिर्फ अपने सब्जेक्ट की जो रिफ्ट है, जो दरार है, उसको भरें।
तो ये जो कीट्स है ये एडवाइस कर रहे हैं यू को, ये यू किसे एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, वो इसका राइट आंसर है शैली। वो इन बातों को शैली को बोल रहे हैं क्योंकि शैली ने क्या किया था, शैली ने कीट से इंस्पायर होकर उन्हें इनविटेशन भेजा था कि वो आए और मुझसे कोलैबोरेशन कर लें और हम ये दोनों मिलकर अपना वर्क करेंगे। तो इस तरह का उन्होंने इन्विटेशन कीट्स को भेजा था और कीट्स फिर ये रिमार्क करते हैं शैली को कि वो जो उनकी काइंडनेस है वो रखे और वो एक आर्टिस्ट बने। तो इसका राइट आंसर हो जाता है शैली को बोल रहे हैं कीट्स। ये एक लेटर में जॉन कीट्स ने ऑफर एडवाइस की थी, ठीक है, ये एडवाइस ऑफर की थी उन्होंने, बोला ये पीबी शैली के लिए था। लॉर्ड एवरी रिफ्ट ऑफ दियर सब्जेक्ट विद और एसेंशली एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस डेप्थ एंड रीच इन दियर पोइट्री। तो इसमें जो कीट्स हैं वो सलाह दे रहे हैं, उनके जो फ्रेंड हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। ये लेटर्स कीट्स ने स्पेशली बेंजामिन बैले को लिखा था जो उनके फ्रेंड थे। उन्होंने इस लेटर में डिफरेंट पर्सन्स को एड्रेस किया है, जिसमें बेंजामिन बैले आते हैं, उनके ब्रदर्स जॉर्ज एंड टॉम कीट्स आते हैं और जॉन टेलर जैसे फ्रेंड्स भी इंक्लूडेड हैं। लेकिन जो ये यू उन्होंने यहाँ पर बोला है वो शैली के लिए बोला है। इन वर्ड्स में यू उन्होंने शैली के लिए बोला है, यू आई एम श्योर विल फॉरगिव मी फॉर सिंसियरली रिमार्किंग, कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे और अपनी उदारता जो है, मैग्निमिटी जो है, उस पर तुम्हें अंकुश लगाना होगा। इस तरह की बातें वो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हेट पोइट्री दैट हैज़ अ पैल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस। वी हैव हेट पोइट्री, हमें उस पोइट्री से हेट करना चाहिए। अ पैल्पेबल डिज़ाइन ऑफ हर्स, जिसका डिज़ाइन हम पर स्पष्ट है, मीन्स क्लीन है। ही रोट दिस रिमार्क इन अ लेटर टू, वो इस रिमार्क को किस लेटर में लिखते हैं? शैले, बायरन, जॉन हैमिल्टन, नन ऑफ दिस। राइट आंसर है जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स इनका पूरा नाम हो जाता है। एक लेटर जो इन्होंने जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स को फरवरी 1818 में लिखा था। जॉन कीट्स वहाँ पर उनको एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि हमें ऐसी पोइट्री से को नहीं लिखना चाहिए या ऐसी पोइट्री से पीछा छुड़ा लेना चाहिए जिसका एक पैल्पेबल डिज़ाइन होता है रीडर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमायर मी आई एम अ वायलेट डॉट अपॉन मी आई एम अ प्रिमरोज, कि मेरी एडमायर करो, मेरी प्रशंसा करो, मैं एक वायलेट हूँ और मैं एक प्रिमरोज हूँ। तो ये इस तरह के वर्ड्स शैली, लैम्ब, वर्ड्सवर्थ या कीट्स ही किसने बोले थे? हाउ ब्यूटीफुल आर द रिटायर्ड फ्लावर्स, हाउ वुड दे लूज दियर ब्यूटी, वर दे टू थ्रोंग इन टू द हाईवे क्राइंग आउट, एडमायर मी आई एम वायलेट डॉट अपॉन मी आई एम अ प्रिमरोज। तो वो इस तरह से कहते हैं कि जैसे रिटायर्ड फ्लावर्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं और वो अपनी ब्यूटी खो देते हैं, तो वो कहते हैं कि इन लाइन्स में एडमायर मी आई एम अ वायलेट डॉट अपॉन मी आई एम अ प्रिमरोज, इस तरह की लाइन्स बेसिकली वो टू टाइप के व्यूज यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं जॉन कीट्स। वो जो पोएम है उसमें एक तो रीडर पर पोइट्री का इम्पेक्ट होना चाहिए और दूसरा जो रीडर के ऊपर डिसटेस्ट, यानी कि जो रीडर है उसमें डिसटेस्ट हो जाती है पोइट्री। तो इन टू व्यूज से वो एक्सप्रेस करते हैं कि जो पोइट्री है उसमें मॉरलाइजेशन और फिलोसफी और जो व्यूज़ हैं उनका अट्रैक्शन होना चाहिए, जिससे कि जो रीडर है उसका ध्यान, अटेंशन आप आकर्षित कर सको। तो इस तरह की बात वो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज लेटर ऑफ डिसम्बर 21, 1817 टू हिज ब्रदर्स, 21 दिसंबर 1817 में उन्होंने जो लेटर लिखा था अपने ब्रदर्स जॉर्ज एंड टॉमस को, कीट्स हैज़ यूज्ड अ टर्म्ड नेम, कीट्स ने एक टर्म का यूज़ किया था, तो उस टर्म का नाम क्या था? नेगेटिव कैपेबिलिटी, पॉजिटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव क्वालिटेटिव या नन ऑफ दिस। आंसर आपको पता है, नेगेटिव कैपेबिलिटी, जिसको उन्होंने शेक्सपियर के लिए यूज़ किया था। विलियम हैजलिट का वहाँ पर एक इवेंट चल रहा था, लेक्चर्स, इंग्लिश लिटरेचर के लेक्चर्स का, तो वहाँ पर उन्होंने अपने लेटर जो उन्होंने 21 दिसंबर 1817 को अपने सिबलिंग्स के लिए लिखा था, तो उसमें उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसे इंट्रोड्यूस कराया था। तो वो इस कॉन्सेप्ट को कैसे लिखते हैं एक बार इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। मे भी ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर, कैसे, किसको लिखा गया, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इन वर्ड्स में उन्होंने लिखा था, सेवरल थिंग्स डॉवटेल्ड इन माई माइंड, कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं। एट वंस इट स्ट्रक मी, और तुरंत ही मुझे एक ऐसा
विचार आता है, व्हाट क्वालिटी वेंट टू फॉर्म अ मैन ऑफ अचीवमेंट, कि मैन के पास क्या क्वालिटी होती है स्पेशली इन लिटरेचर में, एंड विच शेक्सपियर पॉजेस्ड सो एनॉर्मसली, कि कौन सा शेक्सपियर या कौन से वर्च्यू शेक्सपियर के उसको इतना अधिकार देते हैं, यानी कि यहाँ पर वो शेक्सपियर को नेगेटिव कैपेबिलिटी से एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि व्हेन मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, कि जब एक मैन कैपेबल होता है बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, बिना किसी फैक्ट और रीजन तक वो पहुंचे, मिस्ट्रीज, अनसर्टेनिटीज, डाउट्स में घिर जाता है, तो ऐसे तो सिर्फ शेक्सपियर ही हो सकते हैं। तो उन्होंने ये फ्रेज यहाँ पर नेगेटिव कैपेबिलिटी शेक्सपियर के लिए कॉइन किया था। मे बी एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा टर्म होगा, व्हेन मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग, तो आपका आंसर होगा नेगेटिव कैपेबिलिटी। जो जॉन कीट्स ने शेक्सपियर के लिए एक लेटर जो उन्होंने अपने सिबलिंग्स जॉर्ज एंड टॉम को लिखा था 21 दिसंबर 1817 में, उसमें दिया था। Okay, next question. This is the quality that a man possesses when he is capable of being in uncertainties, doubts, without any irritable reaching after fact and reason. Repeated है कि इस तरह के टर्म की किस क्वालिटी को क्या कहते हैं, तो वो इसका आंसर होगा नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सीधा। कीट्स इज एनचेंटिंगली एंड एबंडेंटली सेंशुअस, कि कीट्स प्रचुर मात्रा में, एबंडेंटली प्रचुर मात्रा में, सेंशुअस और एनचेंटिंगली यानी कि मनमोहक हैं। किसने बोला था उनके लिए? कॉम्पटन रिकेट, सैमुअल जॉनसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड ने उनके लिए बोला था कि जो कीट्स हैं वो एनचेंटिंगली एंड एबंडेंटली सेंशुअस हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड जो कि न्यू क्लासिकल स्कूल के एक एडवोकेट थे और उन्होंने कीट्स की पोइट्री की जो क्वालिटी थी उसको रिकग्नाइज किया। कीट्स पर आर्नोल्ड ने एक निबंध लिखा था, ऐसे लिखा था जो कंपैरेटिवली और सिंपैथेटिक रूप दोनों से था, और अदर जो रोमांटिक पीपल थे उनके जो वो पूर्वानुमान लगाते थे उनसे वो दूर थे, मीन्स वो उन्हें सीधी बात वो बोलते थे। तो यहाँ पर उन्होंने मिल्टन का एक डिक्टम देते हुए, मिल्टन की एक डिक्टम को इन्वॉक करते हुए बोला है कि पोइट्री शुड बी, मिल्टन की एक उक्ति है उसको वहाँ पर उन्होंने इन्वॉक किया, आह्वान किया, और बोलते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड कि पोइट्री शुड बी सिंपल, सेंशुअस एंड इम्पैशंट होनी चाहिए। और ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने किसके लिए बोला था? जॉन कीट्स के लिए बोला था। आर्नोल्ड एप्टली कंटेंट्स दैट कीट्स पोइट्री इज, तो यहाँ पर उन्हीं की डिक्टम से प्रेरित होकर उन्होंने इन्वॉक किया था और बोला था एनचेंटिंगली एंड एबंडेंटली सेंशुअस कीट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, मैं नहीं देख सकता कि मेरे फीट पर कौन से फ्लावर्स हैं। तो ये लाइन्स हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? ऑप्शंस आर ऑट टू अ नाइटिंगेल, ऑट टू साइकी, ऑट टू इंडोलेंस या ऑट टू ऑटम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑट टू अ नाइटिंगेल्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑट टू अ नाइटिंगेल एक पोएम है जिसको जॉन कीट्स ने लिखा था स्पेनियर्ड्स इन के गार्डन में, जब वो हैम्स्टेड में चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन के साथ रह रहे थे, ये उनके फ्रेंड थे, और एक प्लम ट्री पर उनके गार्डन में वेंटवर्थ प्लेस वाले घर में, हैम्स्टेड की ये बात है, एक नाइटिंगेल थी, एक बर्ड जिसने अपना नेस्ट वहाँ पर बिल्ड कर लिया था। 1819 स्प्रिंग की ये बात है, 1819 में स्प्रिंग का मौसम था और वहाँ की ये बात है। तो उस बर्ड ने वहाँ पर अपना नेस्ट बना लिया था। तो जब उसने वो वहाँ पर सॉन्ग गाया, उससे इंस्पायर होकर जॉन कीट्स ने इस पोएम को वन डे में ही कंपोज किया। ये पूछा जा सकता है कि जॉन कीट्स ने इस पोएम को कंपोज द पोएम इन वन डे, तो ऑट टू अ नाइटिंगेल। It soon becomes one of his 1819 odes and was first published in Annals of the Fine Arts। ठीक है, और ये जल्दी उनका एक फेमस ऑड बन गया था और इसको जो एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स था उसमें जुलाई में इसका पब्लिकेशन कराया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उनके जो फ्रेंड ब्राउन थे वेंटवर्थ प्लेस पर, वो उनके साथ थे, और जब वो नाइटिंगेल सिंग करती है, गाना गाती है, तो वो उससे इंस्पायर होकर ये
पोइट्री वहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो पोयम है वो द पोयम डेमोन्स्ट्रेट कीट्स सेंशुअसनेस। ओके, नेक्स्ट, Pillowed upon my fair love's ripening breast to feel forever its soft fall. These line appears in कि pillowed upon my fair love's ripening breast to feel forever its soft fall, कि हमेशा के लिए कैसे उनका फॉल होता है। इस तरह की लाइन्स कहाँ पर देखने को मिलती हैं? कीट्स और टू अ नाइटिंगेल, कीट्स ब्राइट स्टार या शेलीज स्काईलार्क। इसका राइट आंसर है कीट्स के ब्राइट स्टार में ये पिलोड अपॉन माई फेयर लव स्ट्राइपनिंग ब्रेस्ट की लाइन दिखाई देती है। ये उनका लास्ट सोनेट माना जाता है और फेमस फ्यूनरल पोयम जो कि 1819 में आई थी, ये देखने को मिलती है। ब्राइट स्टार एक सोनेट के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। इसको अप्रॉक्सीमेट उन्होंने अराउंड 1818 के अराउंड लिखा था और 1819 के बीच ये पोयम यहाँ पर एक जो लव है, कॉन्स्टेंट लव, उसको दिखाते हुए डिक्लेयर करती है, यानी कि यहाँ पर एक पैशनेट डिक्लेरेशन होता है कॉन्स्टेंट लव का। ठीक है, ब्राइट स्टार एक फ्यूनरल पोयम ये मानी जाती है और लास्ट सोनेट भी उनका माना जाता है जॉन केट्स का। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। हर्ड मेलोडीज स्वीट होती हैं, यानी कि सुनी हुई जो धुन होती है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होती हैं, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, लेकिन जो नहीं सुनी होती वो बहुत ज़्यादा स्वीट होती हैं, वो अधिक स्वीट होती हैं। सो ये लाइन्स हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? कीट्स ऑड्स ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, कीट्स ऑड टू अ नाइटिंगेल, कीट्स ब्राइट स्टार या नन ऑफ दीज। तो ये हमें लाइन्स कीट्स के ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में देखने को मिलती हैं। इस ऑड को इन्होंने 1819 में लिखा था। ठीक है, इसमें जो पॉइंट हैं वो लॉर्ड हॉलैंड का जो से जुड़ा हुआ जो मार्बल है उससे पार्टली इंस्पिरेशन लेते हुए लिखते हैं। और यहाँ पर ग्रेशियन अर्न, यहाँ पर एक अनडिफाइंड स्पीकर्स है और जो रूरल एरिया है ना, उसकी इमेज को, रस्टिक और रूरल लाइफ की इमेज को एंशियंट ग्रीक में उसे डेकोरेट करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे। इसकी फेमस लाइंस भी है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन रीड करेंगे उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें जो लॉर्ड हॉलैंड हैं इनसे इंस्पायर होकर ये पार्टली फ्रॉम, ठीक है, जो उनसे जुड़ा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाइन्स ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की ही है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। यहाँ पर कीट्स बोल रहे हैं कि ब्यूटी ही ट्रुथ है और ट्रुथ ब्यूटी है, और हम सब ये जानते हैं, तुम सब ये जानते हो और तुम्हें इन सब को जानने की ज़रूरत भी है। तो ये लाइंस उन्होंने सेम पोयम, सेम ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न से ही बोली हैं, वहीं पर उन्होंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड कैन आई एवर बिड दीज जॉयज फेयरवेल? येस आई मस्ट पास देम फॉर अ नॉबलर लाइफ। एंड कैन आई एवर बिड दीज जॉयज फेयरवेल? और क्या मैं इन जो जॉयज हैं उन्हें अलविदा कह सकता हूँ, फेयरवेल दे सकता हूँ? येस आई मस्ट पास दैम फॉर अ नॉबलर लाइफ। हाँ, मुझे एक नॉबलर यानी कि बेहतर लाइफ के लिए इन्हें छोड़ना होगा या फेयरवेल देनी होगी। वेयर आई मे फाइंड द अगोनीज, जहाँ पीड़ा का अनुभव हो, द स्ट्राइफ, संघर्ष हो, ऑफ ह्यूमन हार्ट्स में। ये जो लाइन्स है ये कहाँ से ली गई हैं? ब्राइट स्टार, एंटीमियन, स्लीप एंड पोइट्री या नन ऑफ दीज। तो ये जो लाइन है उनकी फेमस पोयम स्लीप एंड पोइट्री से ली गई है, जिसको उन्होंने 1816 के अराउंड लिखा था जॉन कीट्स ने। और उन्होंने इसमें ले हंट, जो उनके लिटरेरी फ्रेंड भी माने जाते हैं, ले हंट जॉन कीट्स के लिटरेरी फ्रेंड माने जाते हैं, ये उन्होंने उस दौरान लिखी थी। और ले हंट की कॉटेज में वो वहाँ पर नाइट में रुके थे, तो वहीं से इसकी शुरुआत होती है और वहाँ पर ये स्लीप एंड पोइट्री 1816 को लिखते हैं। और उसमें इन्होंने ये बोला है कि क्या हम अपनी बुरी यादों को छोड़ सकते हैं, जो हमारे दुख हैं उन्हें छोड़ सकते हैं? येस, एक नॉबलर लाइफ के लिए, एक बेहतर लाइफ के लिए हमें उन्हें छोड़ना बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, दीज लाइन्स आर फ्रॉम।
कि वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, कि जहाँ पर जो ब्यूटी है वो अपनी लस्ट्रस आइज को टिकाए नहीं रख सकती, और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, और जो नया लव है उन पर हावी नहीं हो सकता। इस तरह की लाइंस कहाँ देखने को मिलती हैं? ऑट टू अ नाइटिंगेल, ऑट टू साइकी, ऑट टू मेलनकली, या नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाता है ऑट टू अ नाइटिंगेल में ये लाइंस देखने को मिलती है, जिसको 1819 में 8 स्टेंजा और हर एक स्टेंजा में 10 लाइन्स हमें देखने को मिलती हैं, और इसको उन्होंने चार्ल्स ब्राउन्स के घर पर लिखा था, जब जॉन कीट्स जो है एक नाइटिंगेल बर्ड जो गा रही होती है उदासी भरा गीत, तब लिखा था। और वहाँ पर वो ग्रीक गॉड्स से रिलेटेड जो ग्रुप था वो ट्रैवल करता हुआ भी हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इट्स द एटर्नल फ्लॉ दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइंड, क्योंकि यह एटर्नल फ्लॉ है, एक शाश्वत फ्लॉ है ना, फॉल्ट है यानी कि दोष है। दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइंड, कि ब्यूटी में पहले पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑट टू इंडोलेंस, ऑट ऑन अ ग्रेशियन और हाइपेरियन अ विजन, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाता है हाइपेरियन अ विजन। ये लाइन जॉन कीट्स के फेमस वर्क हाइपेरियन की है। हाइपेरियन जो कि एक पोएटिक एपिक माना जाता है, और ये हमें 2 वर्जन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, पहला वर्जन 1818 में शुरू होता है और पब्लिश होता है, 1820 तक वो अनफिनिश्ड रहता है। सेकेंड जो हाइपेरियन द फॉल ऑफ हाइपेरियन सेकेंड वर्जन, जो कि एक रिवाइज्ड एडिशन भी माना जाता है, ये एक लॉन्ग प्रोलॉग की रूप में शुरू होता है, और ये अनफिनिश्ड रहता है उनके मरने तक भी, और पॉस्थ्यूमसली इसको पब्लिश कराया जाता है। ठीक है, 1856 में इसको पॉस्थ्यूमसली वहाँ पर पब्लिश कराया जाता है। ओके, नेक्स्ट question, adieu the fancy cannot cheat so well as she is famed to do deceiving else, these lines are from adieu यानी कि अलविदा। अलविदा कह रहे हैं, द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, कि फैंसी यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से चीट नहीं कर सकती, एज शी इज़ फेम टू डू डिसीविंग एल्फ, की जितनी वह करने के लिए फेम है ना यहाँ पर, कि कोई जो फैंसी मीन्स यहाँ पर एक छलावे से है, कि वो इतनी अच्छी तरह से वो भी धोखा नहीं दे सकती जितनी वह फेमस है। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑड ऑन अ ग्रेशियन एंड ऑड टू इंडोलेंस, ऑड टू अ नाइटिंगेल, या नन ऑफ दीज। तो ऑड टू अ नाइटिंगेल से ये लाइन्स ली गई हैं, एडियू अलविदा। तो नाइटिंगेल के बारे में हमने आपको बता दिया है कि ये कीट्स का ऑड है, और ये 1819 में उन्होंने लिखा था अपने फ्रेंड चार्ल्स ब्राउन के घर पर। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट, कि कीट्स केवल लास्ट ही नहीं बल्कि बेस्ट या मोस्ट परफेक्ट रोमांटिसिस्ट थे। इस तरह का कमेंट उनके लिए किसने दिया था? लॉन्ग, रिकेट, सैमसन या हार्टसन? तो ये कमेंट उनके लिए लॉन्ग ने दिया था कि वो मोस्ट परफेक्ट रोमांटिसिस्ट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट द मर टच ऑफ कोल्ड फिलोसफी, कि डू नॉट ऑल चार्म्स, कि सभी जो चार्म्स हैं वो सिर्फ टच ऑफ कोल्ड फिलोसफी से ही दूर नहीं हो जाते। तो ये लाइंस कहाँ पर बोली गई हैं? कीट्स लामिया, शेली टू अ स्काईलार्क, वर्ड्सवर्थ्स डैफोडिल्स। ये जो लाइंस हैं ये कीट्स की लामिया से ली गई हैं। उनकी फेमस लाइन हो जाए, लामिया एक नैरेटिव पोएम है जिसको जॉन कीट्स ने सबसे पहले ये लामिया इसाबेला ईव ऑफ सेंट एग्नेस और अदर पोएम के साथ 1820 में जुलाई 1820 में पब्लिश कराया था। इस पोएम को उन्होंने 1819 में लिखा था। ठीक है, प्रोडक्टिव पीरियड के ड्यूरिंग, और इसको 1819 के ऑर्ड्स में प्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये लामिया एक नैरेटिव पोएम हो जाती है, और ये जो है बर्टन्स की द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली पर बेस्ड पोएम है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये है बर्टन्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कीट्स की कौन सी पोएम बर्टन्स की द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली पर आधारित है। ठीक है, मेलनकली पर बेस्ड कौन सी पोएम है? लामिया, जो कि कीट्स की एक नैरेटिव पोएम थी, और उसको उन्होंने 1820 में पब्लिश कराया था। ठीक है, इसमें लीशियस होता है ना, और यहाँ पर इस तरह की लाइन्स हमें देखने को मिलती है, डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट द मड टच ऑफ कोल्ड फिलोसफी। तो ये जो फेमस लाइन है
ये कीट्स का जो ऑन एक्सपीरियंस है लव का, उन्होंने उस पर दिए। लैमिया यहाँ पर कीट्स की जो लवर थी फैनी ब्रैनी, उसको शो करते हुए वो इस पोयम को लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन विच मैगजीन्स डिड द क्रिटिक्स अटैक कीट्स वर्क एंडीमियन? किस मैगजीन में जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कीट्स पर अटैक किया है? ब्लैकवुड्स एंड द क्वार्टरली रिव्यू, द वर्ल्ड लिटरेचर, लिटरेचर टुडे, लंदन रिव्यू। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बायोग्राफी में भी हमने ये डिस्कस किया है। ब्लैकवुड्स और क्वार्टरली रिव्यू मैगजीन्स में जो जॉन कीट्स हैं, एंडीमियन को क्रिटिक्स ने उसमें क्रिटिसाइज करने का काम किया है। 1818 में जैसे ही ये रिलीज हुई थी एंडीमियन, ठीक है, तो इसको हार्श क्रिटिसिज्म वहाँ झेलने को मिला। और इसमें जो एक नोटेबल मैगजीन का नाम आता है ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन, उसमें इसकी हार्श क्रिटिसाइज इसको किया जाता है। ठीक है, और ये इतनी ज़्यादा सीरियस क्रिटिसिज्म था कि लॉर्ड बायरन ने इस पर खुद ही ये रिमार्क दे दिया था, स्नफ्ड आउट बाय एन आर्टिकल, कि एक आर्टिकल से ये स्नफ्ड आउट यानी कि खत्म हो गया। ठीक है, इतनी ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज किया था कि लॉर्ड बायरन ने खुद से ये कह दिया था कीट्स पर कि कीट्स इतने सेंसिटिव थे कि स्नफ्ड आउट बाय एन आर्टिकल, कि एक आर्टिकल से ही सब कुछ फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, हुज कमेंट इज दिस? कि कीट्स एक फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, कीट्स अपने आप में एक आयरन थे, ठीक है, एक पत्थर थे। तो ये टिप्पणी उन पर, ये कमेंट उन पर किसने किया है? मैथ्यू आर्नोल्ड, शेले, बायरन या सदे। तो इस तरह का कमेंट्स उन पर मैथ्यू आर्नोल्ड ने किया है। फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, ये फ्लिंट एंड आयरन मैथ्यू आर्नोल्ड ने उन्हें एट्रीब्यूट, तो ये इसका जो श्रेय है वो मैथ्यू आर्नोल्ड को जाता है। कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, कि वो अपने आप में लोहा और पत्थर थे, इसका श्रेय मैथ्यू आर्नोल्ड को जाता है। उन्होंने कीट्स की प्रशंसा करते हुए इन लाइंस को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेली सेंट एन इन्विटेशन टू कीट्स टू कम टू पीसा इन ऑर्डर टू लिव विद हिम बट कीट्स, शेली ने एक इन्विटेशन भेजा था उनको पीसा में आने के लिए, लेकिन कीट्स ने इस जो ये इन्विटेशन था इसको उन्होंने नकार दिया था। तो ये जो इन्विटेशन उन्होंने डिक्लाइन द ऑफर, एक्सेप्टेड द ऑफर, डिड नॉट, नन ऑफ दीज। तो डिक्लाइन द ऑफर इसका राइट आंसर होगा, उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। और तभी तो उन्होंने उनके लिए उस तरह की लाइंस बोली थी जो हमने डिस्कस की हैं। शेली इम्प्रेस्ड बाय हाइपेरियन, क्योंकि वो हाइपेरियन जो उन्होंने लिखी थी तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे शेली, इसीलिए उन्होंने इन्विटेशन भेजा। सो शेली इन्वाइट्स कीट्स बट ही डिनाइड। कीट्स नेवर अप्रूव्ड शेलीज, कीट्स ने शेली की क्या अप्रूव नहीं की, कभी भी किस चीज़ को मंजूरी नहीं दी? रिवॉल्ट अगेंस्ट सोसाइटी, रिवॉल्ट अगेंस्ट गॉड, लव पॉइंट या विजन ऑफ लव एंड गॉड। तो यहाँ पर राइट आंसर है रिवॉल्ट अगेंस्ट सोसाइटी को कीट्स ने शेली की कभी भी मंजूरी नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ हाइपेरियन इज द ओवरथ्रो ऑफ द टाइटन्स बाय द यंग सन गॉड, कि हाइपेरियन का जो सब्जेक्ट था उसमें जो यंग सन थे, सन गॉड द्वारा टाइटन्स को वहाँ से ओवरथ्रो यानी कि उखाड़ फेंक दिया गया। तो कौन थे वो? अपोलो, जुपिटर, लामिया या मिया। तो हाइपेरियन में उनका नाम अपोलो था। ठीक है, ये जो हाइपेरियन है इसकी थीम जो है टाइटन्स और यंग सन गॉड जो हैं उनके बीच स्ट्रगल को शो करती हुई दिखाई देती है। इस एपिक टेल में टाइटन्स जो कि एक जो ओल्ड ट्रेडिशन है उसको शो करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, और जो सन गॉड है, रेडिएंट सन गॉड हैं, वो इस ट्रेडिशन को, जो पुरानी प्रथाएं चलती आ रही हैं, वो इनको ओवरथ्रोन करते हुए यहाँ दिखाई देते हैं। तो इस तरह का ये स्टोरी है इस एपिक टेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स वाज वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनॉन हु सेड, कीट्स जो है वो अनफुलफिल्ड रिनॉन यानी कि अधूरी, जो फुलफिल्ड थी, इनहेरिटर्स थे अधूरी प्रसिद्धि के, ये उनके लिए किसने बोला है? ऑप्शंस आर शेले, बायरन। किसने बोला है? ये दो ही ऑप्शन है यहाँ पर, शेले या बायरन। तो इसका राइट आंसर है ये उनके लिए शेले ने बोला है। राइट आंसर विल बी शेली। शेली ने उनके लिए बोला है कि कीट्स इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनॉन। ये जो फ्रेज है इसमें जो कीट्स हैं वो अनफुलफिल्ड रिनॉन हैं, इनहेरिटर्स हैं, तो इसका श्रेय पीबी शेली को जाता है। शेली ने एडोनिस टाइटल से एक एलेजी लिखी थी जिसमें उन्होंने कीट्स का जो
अदर पोएट्स थे उनकी जो कंपनी थी उसमें वो वेलकम करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं कि उनकी यंग एज में डेथ हो जाती है और इसीलिए वो उन्हें इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड फेम बताते हैं, यानी कि अधूरी प्रसिद्धि का उत्तराधिकारी बताने का काम करते हैं। आई होप कि ये जो कोटेशंस हैं आपको अच्छे से समझ आई होंगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि जो भी न्यू नोटिफिकेशन है या इन्फो है चैनल के रिगार्डिंग वो आपको टाइम से मिल जाए।